हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन पॉलिटी का जो पोर्शन है, जिसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो रिसेंट टाइम में न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में किन बेसिक प्रोविजंस की बात की गई है और उनको लेकर के या तो कोई जुडिशियल स्टेटमेंट आया, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने कोई ओपिनियन दिया है, या डिफरेंट हाई कोर्ट्स के कोई ओपिनियन आए हैं, या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जिसको हम आर्टिकल के तौर पे देख सकते हैं वो न्यूज़ में बना रहा किसी ना किसी वजह से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले तो हमने एक पोर्शन ध्यान हो तो हमने वीडियो में डिस्कशन किया था, ठीक है, एक एनालिसिस दी थी मैंने, जिसमें हमने बात की थी कि लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गया पर सपना अभी अधूरा है। तो इसके चलते लद्दाख के लोग ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो 6th शेड्यूल में अपनी एंट्री चाहते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। या फिर एक और डिमांड है उनकी कि हमें फुल स्टेटहुड दे दिया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इन आर्टिकल्स के क्या मायने हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम में हमारे लिए पूछे जा सकते हैं। तो उसका एक थोड़ा सा एनालिसिस हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल सबसे पहला जो न्यूज़ में रहा वो था आपका आर्टिकल 370। जैसा कि आपको पता, आर्टिकल 370 जो है वो बेसिकली जम्मू कश्मीर जो स्टेट था, आजकल तो स्टेट है नहीं, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई और उसमें से एक बड़ी एरिया को निकाल करके लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। पर जिस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर खुद एक स्टेट हुआ करता था जो कि मोर और लेस पूरे एरिया को इसको कवर किया करता था, जो आप देख रहे हो उसमें, ठीक है, तो उसको स्पेशल स्टेटस देने का प्रोविज़न किया हुआ था इस आर्टिकल 370 के तहत। बट जब ये आर्टिकल ऐड किया गया था ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस टाइम पर इसको एक टेम्परेरी आर्टिकल के तौर पे ऐड किया गया था, टेम्परेरी प्रोविज़न के तौर पे ऐड किया गया था। इसका मतलब समय आएगा तो फिर बाद में आर्टिकल 370 में चेंजेस ला दिए जाएंगे। बट आपको पता है कि आर्टिकल 370 जब से ऐड हुआ था तब लगभग 1949 में ऐड हो गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये, ठीक है। तब से लेकर 2019 तक का एक लंबा समय बीत गया, बट सरकारों की तरफ से कोई वहाँ पर अटेंशन नहीं दिया गया। कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी वहाँ पर चलती रही, ठीक है। या फिर ये कहो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर शेयर हो रही है जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया की, तो उसके चलते बहुत सेंसिटिव इशू बनता रहा। तो इसके चक्कर में किसी ने भी हिम्मत ही नहीं की कि आर्टिकल 370 के बारे में कोई चेंजेस भी लाए जाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली इसको ऐड जो किया गया था वो टेम्परेरी बेसिस पे किया गया था। बट होता क्या है कि 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया जाता है और उस इनिशिएटिव के तहत अब उसमें देखो, नो डाउट सारा काम पार्लियामेंट ने किया, प्रेसिडेंट का रोल भी इसमें आ गया, बट जो की रोल प्ले करने का काम हुआ वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से रहा। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं अच्छे से। अब देखो, आर्टिकल 370 जब था ना, तो इसमें स्पेशल स्टेटस वाली जो बात है वो क्या है वो हम समझते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है कि हमारे देश में जहाँ कहीं भी बाकी स्टेट्स की बात करें, जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, जो पहले आस्टवाइल जम्मू कश्मीर था उसको छोड़ दो, बाकी स्टेट्स की बात करोगे ना, तो वहाँ पर आप जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल है जिसके तहत हमें 3 लिस्ट मिलती हैं, उन तीनों लिस्ट में से जो यूनियन लिस्ट है ना, उस पे कोई भी कानून जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पूरे देश में इम्प्लीमेंट होता था। बट यहाँ पर आप देखोगे, कहाँ की हम बात कर रहे हैं, मोर और लेस जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ की जो लेजिस्लेचर थी उसको ज़्यादा पावर मिली हुई थी। या फिर ये कहो कि स्टेट लिस्ट वाला प्रोविज़न मान लो, या 7th शेड्यूल की ओवरऑल बात करें तो वो कहीं ना कहीं कंप्लीट एप्लीकेबल था ही नहीं, छोड़ करके फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, जिनके ऊपर जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर एक्सक्लूसिवली काम नहीं कर सकती थी। अदरवाइज मोर और लेस जितने भी प्रोविजंस थे ना, उनके ऊपर जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर अपने हिसाब से कानून बनाया करती थी। तो इसका मतलब आपके दिमाग में एक चीज़ तो आ गई होगी कि एक ही कंट्री के अंदर जम्मू कश्मीर को तो अलग स्टेटस मिला हुआ है और बाकी रिमेनिंग जो टेरिटरी है जिसमें अलग अलग स्टेट्स हमारे आ गए, बड़े छोटे सारे, उनको मोर और लेस एक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो ये एक तरीके की ड्यूअलिटी हुई कि नहीं, आपने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया कि नहीं। चलो, सरकमस्टांसेस बड़ी सेंसिटिव थी जिस समय हम इंडिपेंडेंट हुए। आपको पता है कि हमारे देश की आज टेरिटरी उठा के हम देखें तो जितना एरिया हमारे पास में है ना, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो प्रिंसली स्टेट्स के अंडर था। बताया जाता है कि लगभग 550 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे
जिनको मर्ज करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी तरफ से पूरी ताकत, पूरी जान झोंक दी थी। बट मुद्दा फिर आता है जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर बेसिकली उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट ही था, डोगरा किंग वहाँ पर हुआ करते थे। और जिस टाइम पर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पर राजा कौन थे? राजा हरी सिंह। ठीक है जी। तो हरी सिंह जी ने ये सोच लिया कि जी हमें तो इंडिपेंडेंट रहना है, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम पर 3 तरीके के प्रपोजल्स थे, 3 ऑफर्स दिए गए थे इन प्रिंसली स्टेट्स को कि भाई या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो हरी सिंह जी ने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। बट होता क्या है कि पाकिस्तान ने फिर पठानी कबीलिया को आगे करके और अटैक करवा दिया। तो ऐसे में हरी सिंह जी के हाथ पैर फूल गए। तो फिर उसके बाद में उन्होंने इंडिया को एक तरीके से अप्रोच करते हुए कहा कि भाई हम तो इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर वो हबड़ा तबड़ी वाली जो माहौल बना, जिसमें बहुत बड़ा एरिया जो था वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई भी कर लिया था। आप देखोगे आज भी बहुत बड़ा एरिया जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है। जिस एरिया को मैं अभी हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो एरिया आज भी पाकिस्तान के हाथ में है, ठीक है, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया बोलते हैं। बट यस, कहीं ना कहीं इंडिया के साथ में इंडिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसको फिर फाइनली साइन कर दिया और इंडिया का पार्ट बन गया जम्मू एंड कश्मीर। अब ऐसे में यहाँ के लोकल्स, यहाँ के राजा, इन सारी चीज़ों को देखा जाए ना तो वो एक सेंसिटिव सिचुएशन थी उस टाइम पे, इसलिए आर्टिकल 370 को ऐड किया गया। बट यह समय बहुत लंबा बीत चुका था, तो ऐसे में ये डिसाइड हुआ कि भाई अब इस आर्टिकल 370 को हटाना होगा। कारण क्या था कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि वहाँ पर अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, अलग से वहाँ का खुद का लोकल फ्लैग चल रहा था। यहाँ पर देखोगे कि कोई भी इंडियन आकर के ज़मीन नहीं खरीद सकता था, मतलब बाहर से कोई जम्मू कश्मीर के बाहर का बंदा आकर के वहाँ ज़मीन खरीदना चाहे नहीं खरीद सकता था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बेटी अगर शादी करके बाहर चली जाती है किसी दूसरे स्टेट में तो उस बेटी के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके के प्रोविजंस थे। ओके, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल थी, इसलिए स्पेशल स्टेट की बात कर दी जाती है। इवन आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352, 356 और आर्टिकल 360 इनके अंडर में डिफरेंट इमरजेंसीज के प्रोविजन है। जैसे आर्टिकल 350 तो नेशनल इमरजेंसी है, वो तो देखो जम्मू कश्मीर में लगती थी। आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल, इसका भी प्रोविजन देखो एप्लीकेबल है। बट आर्टिकल 360 के तहत जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोविजन की जाती है कि भाई हमारे पास में बहुत कम पैसे हैं, हम हमारे खर्चे नहीं चला पा रहे हैं, तो ऐसे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत आ जाए। वैसे देखा जाए तो अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है। हाँ, परिस्थिति बन गई थी 1990s के टाइम पे, जिस समय हमारे पास में बहुत कम पैसा था, इंपोर्ट बहुत कुछ होता था, हमारे पास पेमेंट के लिए पैसा नहीं था। बट यस, उस टाइम पे भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, बट वो भी एप्लीकेबल नहीं था। आर्टिकल 360 जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं वो दिए गए। इसी के साथ में आर्टिकल 370 तो चलो ठीक है 1949 में आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया, और इस आर्टिकल 370 का जो ड्राफ्ट था ना वो तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, नाम था उनका एन गोपाल स्वामी, याद रख लेना भाई, एन गोपाल स्वामी अयंगर, उनके द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्परेरी प्रोविजन के बेसिस पे इसको 1949 में फिर ऐड कर दिया गया था। फिर देखोगे टाइमलाइन में हम आगे बढ़ते हैं तो 1954 में जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न और ऐड कर दिया जाता है। उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डिक्लेयर करते हुए और ये दे दिया कि भाई जम्मू कश्मीर की जो टेरिटरी है, ठीक है, वहाँ पर वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो डिसाइड करेगी कि वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स कौन है। दैट मीन्स अगेन रेजिडेंशियल इश्यूज़ को लेकर के एम्पावरमेंट हो गया कश्मीर की लेजिस्लेशन का। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे देश में, पूरे देश में आर्टिकल 19 के तहत जो क्लॉज 1 है और सब क्लॉज ई है, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी के प्रोविज़न है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, राइट टू रिजाइड के प्रोविज़न है, वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। राइट, कि आप कोई भी इंडियन वहाँ जा करके और जम्मू कश्मीर में रह सकता था। अब बात यह है कि परमानेंट रेजिडेंट कौन हो सकता है कौन नहीं, इसकी पावर भी स्टेट की लेजिस्लेचर को ही दे दी थी। इस तरीके की पावर बाकी दूसरे किसी स्टेट की लेजिस्लेचर के पास में नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा दूसरे बाहर के लोगों को वहाँ पर परमानेंटली आकर के सेटल होना, बाहर का मतलब जो जम्मू कश्मीर के बाहर का, चाहे आप राजस्थान से हो, पंजाब से हो या हिमाचल से हो, कहीं से भी XYZ पूरे इंडिया से आप वहाँ सेटल नहीं हो सकते थे।
ठीक है, ना गवर्नमेंट जॉब ले सकते थे, ना एजुकेशन में स्कॉलरशिप की फैसिलिटी थी। और फीमेल्स की बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि शादी करके अगर वो बाहर चली गई तो उसके खुद के प्रॉपर्टी राइट्स खत्म हो जाते थे। इस तरीके के प्रोविजन आर्टिकल 35A के बेसिस पे ऐड किए गए थे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो आया था 1954 में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ी हर्डल का काम कर रहे थे। इस चीज़ को करेक्ट करना गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पे लिया और अल्टीमेटली ये सारा काम कर दिया। फिर इस बात को क्या है कि हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा अपहेल्ड कर दिया गया कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आधार पर किया गया, जिसमें पार्लियामेंट ने प्रॉपर अप्रूवल दिया है और उसके बाद में प्रेसिडेंट का जो ठप्पा था, वैसे देखा जाए तो स्टेट से रिलेटेड कोई भी चेंजेस अगर करने हो ना तो उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। कुछ प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको अगर आप पार्लियामेंट के थ्रू इंप्लीमेंट कराना चाहते हो तो प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल आपको लेनी पड़ती है। जैसे कि एक आप देखोगे मनी बिल जो होते हैं, जैसे हम कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड पार्लियामेंट से कोई चेंजेस लाना चाहे तो पहले प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेंगे, फिर उसके बाद में वो बिल इंट्रोड्यूस होगा। सिमिलरली अगर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्टेट्स को बनाना है, बिगाड़ना है, कुछ भी करना है तो उसमें भी प्रेसिडेंट पहले अप्रूवल देंगे। अब आप खुद समझ सकते हो कि आर्टिकल 370 जो है वो नो डाउट टेम्परेरी था, बट इसमें ओवरऑल देखा जाए ना तो वहाँ की जो जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको बहुत ज़्यादा पावर दी हुई थी। बट सवाल ये आता है कि ये काम किस तरीके से गवर्नमेंट ने किया और क्या पेचीदगियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे प्रोविज़न को या इस पूरे चेंज को चैलेंज किया गया। तो देखो इसके पीछे सीधा है टाइमलाइन, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये वाली, ठीक है ना। तो इसमें आप ज़्यादा टेंशन में ना आए कि हाँ ये चीज़ें तो इधर छूटी गई है ना, हम ऑलरेडी इसको टाइमलाइन को बातों बातों में कवर कर चुके हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि आर्टिकल 370 है ना, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ये टेम्परेरी प्रोविजन है और प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी कोई भी पब्लिक नोटिफिकेशन रिलीज करके आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं। बट यस, आर्टिकल 370 को हटाने से पहले प्रेसिडेंट को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कंसल्ट करना होगा। अब यहाँ पर एक बात आ गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जम्मू कश्मीर की, उसने तो जम्मू एंड कश्मीर का जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना दिया था और फिर उसके बाद में वो ख़त्म कर दी गई थी और उसकी जगह फिर बाद में ले ली थी वहाँ की लेजिस्लेचर ने, जैसे कि बाकी स्टेट्स में विधानसभा लेती है। बट अभी किस तरीके से होता क्या है कि जो अभी आप कह सकते हो जो लेटेस्ट इलेक्शंस हुए थे ना जम्मू कश्मीर में 2016 में हुए थे, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है। आप देखोगे उस साल में इलेक्शंस में महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी से हैं उनको सपोर्ट दिया था बीजेपी ने, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पर गवर्नमेंट बन गई कोalition की। बट उसके बाद में महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के अच्छे से नहीं चली तो फिर उसके बाद में सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद में आर्टिकल 356 के तहत वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया गया। बेसिकली नाम प्रेसिडेंशियल रूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बट उस टाइम पर 370 जिंदा था ना, इसलिए वहाँ पर बोला जाता था गवर्नर्स रूल। तो अल्टीमेटली वहाँ पर गवर्नर जो है उनका रूल आ गया और गवर्नर का रूल जो है मोर और लेस गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो मोर और लेस डायरेक्ट अप्रोच बन गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि प्रेसिडेंट है ना वो भी तभी एक्शन लेते हैं जब उनको यूनियन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनकी कोई एड एंड एडवाइस मिलती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कश्मीर पर गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट का सीधा रूल आ गया। अब पॉइंट क्या आता है कि वहाँ पर आर्टिकल 370 को हटाने से रिलेटेड जो डिसीजन लेना था उस डिसीजन में नो डाउट वहाँ पर लेजिस्लेचर का रोल था। बट सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई कि लेजिस्लेचर की जगह तो वहाँ पर गवर्नर ने ले रखी थी ना, तो प्रेसिडेंट जो हैं वो अपने ऑर्डर के आधार पर वहाँ की लेजिस्लेचर, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर के बिहाफ पर कोई भी ऑर्डर या कोई भी स्टेप या कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 370 में एक प्रोविजन है, आर्टिकल 370 क्लॉज 3, उसको इंप्लीमेंट करते हुए आर्टिकल 370 को खत्म करने के ऑर्डर दे दिए और एक कहते हैं ना कि नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करवा दिया प्रेसिडेंट ने। बेसिकली ये काम कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट नहीं, ये सारा काम उनके बैक एंड पे। अल्टीमेटली प्रेसिडेंट है, वो डिक्टेटर तो है नहीं जो मनमानी करेंगे, डिस्क्रिशन तो है नहीं यहाँ पर आ रही है क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस, और उन्हीं की एड एंड एडवाइस के बेसिस पे फिर ये सारा प्रोसेस
होता है। बट यस कि वही बात कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास से अप्रूवल लेने की जरूरत थी प्रेसिडेंट को। आप किस तरीके से अपने आप ही खुद ही तो पहले प्रेसिडेंट रूल लगा देते हो, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डिक्लेयर करते हो, फिर उसके आधार पर आप पार्लियामेंट में बिल ला देते हो और बिल पास करवा करके अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर का जो 370 का एक्ट आर्टिकल है उसको एब्रोगेट कर देते हो, इनइफेक्टिव बना देते हो और जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े कर देते हो। अल्टीमेटली यूटीज बन जाती हैं दो, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, एक आपकी लद्दाख। तो ये चैलेंज था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, देखो पहली चीज तो ये कि जो पहले जम्मू कश्मीर पूरा कंप्लीट एक स्टेट था उसके पास में कोई इंटरनल सोवरेनिटी का कोई प्रोविजन नहीं था, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में ये बात निकल के आई थी कि जम्मू कश्मीर के पास में इंटरनल सोवरेनिटी है। अब सोचने वाली बात क्या है कि एक कंट्री जो कि एक डेमोक्रेटिक मैनर में चल रहा है, कंट्री की बजाय आप नेशन लो, यहाँ पे राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, तो बोला एक कंट्री या फिर एक नेशन उसकी खुद की सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी का मतलब वहां पर डिसीजन मेकिंग वहां की जनता होती है और जनता के द्वारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और वो फिर जनता के बिहाफ पर कोई भी एक्शन या कोई भी डिसीजन लेती है। तो अब आप बताओ कि एक कंट्री के अंदर दूसरा कंट्री होकर के वो कैसे सोवरेन डिसीजन लेगा? वो तो अल्टीमेटली फिर बाद में एक ही देश के अंदर, ये तो एक तरीके से टुकड़े वाली बात हो गई, एक तरीके से सेपरेशन वाली बात हो गई। तो ये चीज तो बोले चलेगी नहीं कि किसी भी स्टेट के पास में इंडिया में इंटरनल सोवरेनिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि इंडियन यूनियन जो है वो अपने आप में इनडिस्ट्रैक्टेबल है। इसका मतलब इंडियन यूनियन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। बट यस स्टेट जो है उनका रिकंस्ट्रक्शन या आप कह सकते हो कि रीमेकिंग हो सकती है, चेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए तो इंडियन यूनियन के लिए क्या बोला जाता है कि इंडियन यूनियन इज इनडिस्ट्रैक्टेबल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रैक्टेबल है, उनको आप चेंज कर सकते हो। एक स्टेट को तोड़ करके दो में कन्वर्ट कर सकते हो, यूटी बना सकते हो, दो स्टेट को मर्ज करके एक स्टेट बना सकते हो। ये सारा काम जो है मोर और लेस पार्लियामेंट के हाथ में है। तो अल्टीमेटली ये बोल दिया कि जम्मू कश्मीर के पास में कोई इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं थी। इसका मतलब वहां पर जो कुछ भी एक्शन जो स्टेट के नाम पर लिए गए हैं, स्टेट का, हम यहाँ पर सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्टेट टेरिटरी वाली बात कर रहे हैं, तो वो चीज बोला एकदम प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है, पार्लियामेंट उस पर एक्शन ले सकती है। प्रेसिडेंट ने जो एक्शन लिया आर्टिकल 370 को एब्रिगेट करने का, उसमें कोई इशू नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अगर परमानेंट बॉडी होती है ना, अब परमानेंट का मतलब अभी भी कंटिन्यू करती रहती तो बात अलग है। मतलब वो जब एंटिटी खत्म हो गई और उस एंटिटी ने खुद ने एक तरीके से प्रोविजन में आपने बात कही कि आर्टिकल 370 खुद एक टेम्परेरी बेसिस पर है, तो टेम्परेरी है तो फिर हटा दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? फिर बाद में आप देखते हो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर नाम से दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, तो इसमें फिर लद्दाख का भी इशू आ जाता है, क्योंकि लद्दाख एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा था कि भाई हमें कैसे भी करके जम्मू कश्मीर से सेपरेट कर दो, क्योंकि हमें स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये चीजें क्या शो कर रही हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अप्रूव कर दिया कि गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई जम्मू कश्मीर के जो लोगों के साथ में है वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो आप देखोगे कि 5 जजेस की बेंच में जब ये सुनवाई चल रही थी तो एस.के. कोल जो हैं, जस्टिस एस.के. कोल, उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन राइट्स का अगर कहीं पे वायलेशन कुछ होता हुआ दिख रहा है ना, तो एक काम करो, एक इम्पार्शियल ट्रुथ रिकॉन्सिलेशन पैनल कॉन्स्टिट्यूट करो, जिसका काम ये होगा कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कहाँ पर किसने और कितना किया है, अकॉर्डिंगली फिर उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। तो अल्टीमेटली ये आर्ग्यूमेंट्स देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कह दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 2019 में बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा राज्यसभा में कंकरेंटली, और फिर उस बिल को पारित कर दिया था पार्लियामेंट ने, और प्रेसिडेंट का साइन मिलते ही अल्टीमेटली वो बन गया था जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 यूटीज बनी। तो बोलो उसमें कोई समस्या नहीं है, एकदम कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल वैलिड है, और यही चीज हमें यहाँ पर देखनी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, वो ये आती है कि भाई स्टेट अगर बनाना है तो स्टेट बनाने की अथॉरिटी किसके पास में है? तो ये देखो आर्टिकल 3 है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके आधार पर पार्लियामेंट के पास में ये अथॉरिटी है, ये ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। और पार्लियामेंट ने ये काम किया और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड भी कर दिया। पुलिस में कहीं पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आर्टिकल 142। देखो अभी क्या है, रिसेंटली चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अब वो इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जो इंडिविजुअल वहां पर मेन अथॉरिटी थे ना, उन्होंने कुछ गफले कर दिए। वो गफले इस तरीके से थे कि एक तरीके से वहां पर जो कंपटीशन था वो था आम आदमी पार्टी
प्लस कांग्रेस एक तरफ वर्सेस बीजेपी दूसरी तरफ। इनके बीच में कंपटीशन था चंडीगढ़ में जो मेयर के इलेक्शन हुए उसमें। अब आप देखोगे कि ये जो इंडिविजुअल वहां पर मेन अथॉरिटी थे जो इलेक्शन कंडक्ट करा रहे थे, इनके द्वारा 8 के लगभग वोट्स को, जो वोट डाले गए बैलेट पेपर से डाले गए थे कागज पे, अपनी एक तरीके से एसेंट देते हुए कि हाँ जी भाई हमारी तरफ से किसको वोट जाना चाहिए। आप देखोगे कि 8 वोट्स को इन्होंने क्रॉस लगा करके डीफेस करने की कोशिश की, बोले ये काउंटेबल नहीं हो सकते। बट वो चीज़ जो थी वो पकड़ी गई सीसीटीवी कैमरा में। अब सीसीटीवी कैमरा में पकड़ी गई तो इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर उसके बाद बात सीधी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई बात ऐसी है कि इस इलेक्शन में जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो भी आपके पास में फैक्ट्स एंड एविडेंसेस हैं, वो बोला हमें सबमिट किए जाएं। सबमिट किए गए तो अल्टीमेटली पता क्या पड़ा कि वाकई में वहाँ पर कुछ गफले हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर इलेक्शन में जब पहला रिजल्ट आया था तब बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया था। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि बीजेपी वाला कैंडिडेट जो है वो इन 8 वोट्स को एडजस्ट करते ही हार जाता है, और आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोalition वाला जो लीडर है वो बोले जीत जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आर्टिकल 142 का यूज़ किया सुप्रीम कोर्ट ने, और इस चंडीगढ़ मेयर के जो इलेक्शन थे इसके रिजल्ट को बिल्कुल यू टर्न कर दिया, ओवरटर्न कर दिया। तो इस वजह से आर्टिकल 142 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुद्दा क्या है वो देखो, मुद्दा यहाँ पर है कि जस्टिस इंश्योर करनी है कि वोटर्स ने वोट डाल दिया, बट उसके बावजूद भी जिस इंडिविजुअल को ज़्यादा वोट मिल रहे थे उसको जीताने की बजाय वहाँ पर एक इंडिविजुअल जो खुद डेडिकेशन के साथ में एक तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं वो, और काउंटिंग करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पे भी काम हो गया। तो सवाल ये आता है कि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इम्पार्शियल मैनर में काम करते तो ज़्यादा ठीक रहता। बट इन्होंने क्या कर दिया, गफला कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को फिर एंट्री मारनी पड़ी। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर देता है। डिस्क्रिशनरी का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं पर भी अगर नॉन डेमोक्रेटिक या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाता हुआ कोई भी काम अगर दिखे तो उसमें इंटरवेंशन कर सकता है। और वही चीज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए आर्टिकल 142 के तहत हमने ये इंटरवेंशन किया है। पर सवाल क्या आता है कि आर्टिकल 142 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट ने ये जो काम किया दैट इज़ वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी बचनी चाहिए। डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस के प्रिंसिपल पे हम काम करते हैं। जैसे कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 प्रोबेबली आर्टिकल 50 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो पावर सेपरेशन की बात की जा रही है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को रन कराने के लिए आपके पास में एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, वो तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करनी चाहिए। और यहाँ पर अगर एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई गफला किया जाए तो या तो लेजिस्लेचर उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे, और लेजिस्लेचर नहीं कर पा रही है तो फिर बाद में मतलब जो पूरी पावर है वो जुडिशरी के हाथ में चली जाएगी। तो जुडिशरी के द्वारा यही कुछ अभी किया गया चेक एंड बैलेंस के नाम पर। अब देखो आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यूज़ किया जाता है वो नो डाउट अपनी तरफ से डेमोक्रेसी को यहाँ पर अपहेल्ड करने की कोशिश की है, या फिर ये कहो कि जस्टिस इंश्योर करने की कोशिश की है, कहीं पर भी किसी के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। बट सवाल ये आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसका एक तरीके से मिसयूज़ नहीं कर सकता? भाई सुप्रीम कोर्ट कोई अपने आप में ऐसा तो है नहीं कि भगवान है कि बहुत सही काम कर दिया इन्होंने जो भी करना था, बट कहीं ना कहीं तो इनके साथ ये भी मशीन ही है। कुछ लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बेंच के द्वारा कोई ऐसा यूज़ कर लिया जाए आर्टिकल 142 का जो कि कहीं ना कहीं एक्चुअल में आर्टिकल 142 का खुद का वायलेशन हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कहो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन हो, या फिर कोई इकोनॉमिकल या फिर कोई सोशल एस्पेक्ट को हार्म पहुंचाने वाले हो जाएं। क्योंकि जब आप लॉजिकल सोचते हो 1 + 1 = 2, तो भाई सीधी बात है 2 कई बार आपको डेढ़ भी करना पड़ता है जब समाज या फिर कुछ और इशू की बात करते हो, तो समझते हो ना, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आर्टिकल 142 यूज़ करने पे कई बार सवाल भी उठते हैं। अब इससे रिलेटेड जो डिफरेंट आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओपिनियन दिए हुए आर्टिकल 142 को लेकर के, उनसे रिलेटेड केसेस की बात करें तो देखो प्रेमचंद गर्ग केस है 1962 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ये कहा था कि आर्टिकल 142 जो है वो कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहां कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजन, मेनली अगर सिटीजन्स की बात करें तो उनके फंडामेंटल राइट्स का कहीं पे वायलेशन होता हुआ दिखे तो आर्टिकल 142 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से कानून कार्रवाई कर सकता है। साथ में ये
कि फिर उसके बाद में 7 जजेस की बेंच का एक और केस है, ठीक है, जिसका नाम है अंतुल्य केस। उस केस में ये कहा था कि जो प्रेमचंद गर्ग केस में जो बात कही गई थी कि अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहेल्ड करना बोला हमारी मेन प्रायोरिटी है। ये जो अंतुल्य केस है ये 1988 का था, तो अल्टीमेटली अपनी बात को एक तरीके से रिपीट किया। फिर आप देखोगे भोपाल गैस ट्रेजेडी केस आया, ठीक है, 1984 में यूनियन कार्बाइड वो कंपनी थी, उसकी वजह से गैस रिलीज हुआ जिसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी लोगों की डेथ हुई है, जितने भी लोग परेशान हुए इस गैस त्रासदी की वजह से, उनको ज़्यादा भी नहीं तो $470 मिलियन का कॉम्पनसेशन दिया जाए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये कॉम्पनसेशन देने की जब बात आई तब सवाल ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाए हुए लॉज एक तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक तरफ। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उनको अपहेल्ड करने के लिए अगर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए लॉज को भी अगर वायलेट करना पड़े तो आर्टिकल 142 का यूज किया जा सकता है। इसका मतलब क्या कहा इसमें कि भाई आर्टिकल 142 के तहत अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ कोई ऑर्डिनरी लॉ, कोई साधारण कानून जो कि नॉर्मली सिंपल मेजॉरिटी से पास किया हुआ रहता है, जिसमें कहीं ना कहीं वो पावर जो वो लॉ बनाने के लिए आपने प्रोविजन तो कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन से उसकी पावर ड्रॉ की है, बट अगर वो ऑर्डिनरी लॉ है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करके उसको भी एक साइड में कर सकता है अगर वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने की बात अगर आ जाती है। तो कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 142 को यूज कर लेता है सुप्रीम कोर्ट। अब आप देखोगे कि इस तरीके से जो जजमेंट्स आए हैं उनमें एक क्लैरिटी तो आ जाती है कि वाकई में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक एक्टिव रोल प्ले करता हुआ हम देख सकते हैं। पर इस एक्टिव रोल के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। फायदों के एग्जाम्पल की बात करें ना तो देखो ताजमहल की क्लीनिंग नहीं हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए और सीधा कह दिया भाई साफ सफाई कराओ, आसपास के एरिया में ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए। एक तो हेरिटेज है और आसपास में अगर इस पर्टिकुलर एरिया को साफ सफाई देंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, कई बेनिफिट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी जो ये लेटेस्ट केस है इसमें प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी और सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसको प्रमोट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, बट कई बार सुप्रीम कोर्ट ओवर रीच भी कर जाता है। जुडिशियल ओवर रीच जिसको बोलते हैं, वो ओवर रीच का मतलब कि जिस एरिया में सुप्रीम कोर्ट के पास में एक्सपर्टीज नहीं है उस एरिया में सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट दे देता है। भाई सीधी बात है, पावर आएगी तो पावर का मिसयूज होने का स्कोप तो बना ही रहता है। होता क्या है कि 2017 या 18 के लगभग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट दिया जाता है, वो ये कि भाई आजकल जो है ड्रिंक एंड ड्राइव वाला जो एक कॉन्सेप्ट है उसके चलते बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए हमें एक काम करना चाहिए कि जो भी हाईवेज हैं उनके आसपास में जो भी वाइन शॉप्स है ना उनको कर दो बंद। अब आप देखोगे कि जिसको शराब पीनी है वो तो भाई बिल्कुल सिटी के अंदर जाकर के लेकर के फिर आ जाएगा। आप इन दुकानों को बंद करोगे तो क्या होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से जो सोच करके काम किया था वो बोल दिया कि भाई एक्सीडेंट्स को हमें रोकना है, बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं उनको हमें रोकना है। तो सवाल ये आता है कि क्या इससे कोई इफेक्टिव आउटकम निकला? नहीं। देखो जी, बात ऐसी है कि लोगों के रोजगार जो थे ना वो चले गए, बिल्कुल एकदम टेंशन में आ गए लोग कि जॉब कहाँ जाएगी, कितने लोग बेरोजगार हो जाते हैं उससे। बट यस कि हाँ कहीं ना कहीं इसकी रेगुलेशन की ज़रूरत है, बट सुप्रीम कोर्ट के पास में इकोनॉमिकल या सोशल एस्पेक्ट के बारे में इतना एक्सपर्टीज नहीं है। बस हाँ उनको कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा आइडिया रहता है। तो इसके चक्कर में फिर सुप्रीम कोर्ट का अपना वो जो ऑर्डर था ना वो ख़त्म भी करना पड़ा था, कारण कि बहुत से लोगों की कहीं ना कहीं रोजगार के ऊपर सवाल उठ गया था इस पर्टिकुलर ऑर्डर के आधार पर। तो आर्टिकल 142 का एक तरीके से ओवर रीच में देखने को मिला कि नहीं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसका यूज़ कर लेता है, तो फिर बाद में आगे लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम भी हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से आर्टिकल 142 का जो पॉइंट था वो हमें देखना था। चलें आगे। चलो जी, नेक्स्ट आर्टिकल आ गया आपका आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 3। इनके बारे में हम बात करते हैं, ये कैसे न्यूज़ में थे वो समझते हैं। देखो लद्दाख है ना, जैसे आर्टिकल 370 को तो हमने खत्म करा ही दिया, अब थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअल में ये आर्टिकल 244 और ये सारा माजरा क्या है। देखो बात ऐसी है कि लद्दाख में लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, उनकी डिमांड है कि हमें फुल स्टेटहुड दो,
जो कि आर्टिकल 3 के तहत मिल सकता है, और साथ में हमें 6 शेड्यूल में भी एंट्री दो, जो कि आर्टिकल 244 में जो क्लॉज 2 है उसके आधार पर हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। चलो देखो, आर्टिकल 244 को पहले हम कवर करेंगे, फिर आर्टिकल 3 को कवर कर लेंगे। ठीक है जी। देखो आर्टिकल 244 है ना, उसमें हमारे देश में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं या फिर ऐसे एरियाज जिनको हम कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटी के हिसाब से चलाना चाहते हैं, जिनको हम शेड्यूल्ड एरिया बोल देते हैं, उनको रेगुलेट करने से संबंधित आर्टिकल 244 है। और इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको डिटेल में लिखा हुआ है हमारी 2 शेड्यूल्स में। ठीक है, शेड्यूल का मतलब एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट अपने आप में, राइट। तो आर्टिकल 244 क्लॉज 1 के तहत तो आपका आ जाती है 5th शेड्यूल, और आर्टिकल 244 में क्लॉज 2 है उसके तहत आ जाती है आपकी 6th शेड्यूल। यहां पर हम बात करने वाले हैं 6th शेड्यूल की, बट 5 के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 5th शेड्यूल जो है उसमें हमारे देश में कहीं पर भी कोई भी ट्राइबल एरिया है, कहीं पर भी ट्राइब्स रहती हैं, छोड़ करके इन 4 स्टेट्स को, 4 स्टेट्स का नाम याद रख लेना, एटीएम मशीन, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स में जो ट्राइब्स रहती है उनको तो छोड़ दो, और उनके अलावा जितने भी एरियाज जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं, चाहे फिर वो हमारे देश का कोई सा भी स्टेट हो, जिसमें लगभग काउंटिंग करें तो 10 स्टेट्स आ जाते हैं, वहां पर आप डिफरेंट प्रोविजंस करोगे उन ट्राइबल एरियाज के वेलफेयर के लिए। तो ये तो देखो 5th शेड्यूल है, बट यहां पर लद्दाख के लोग, लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन का बताया जाता है लगभग 97% है ना, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो उनके द्वारा डिमांड की जाती है कि भाई हमें तो 6 शेड्यूल में एंट्री दो। तो 6 शेड्यूल क्या है वो हम डिटेल में देखते हैं। 6 शेड्यूल बेसिकली असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन 4 स्टेट्स में रहने वाले जो ट्राइबल एरियाज हैं 4 स्टेट्स में, उनके रूल रेगुलेशन फाइनलाइज करने के लिए ये अलग से प्रोविजन किया हुआ है, क्योंकि इनके चलते जिन एरियाज में ये रहते हैं ना, उनकी प्रोटेक्शन अच्छे से हो सकती है। अब आप देखो यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर 5th शेड्यूल कहाँ कहाँ पर है, ये आपके ये मेजर स्टेट्स तो यहाँ पर आ गए, और एक थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश वाला एरिया आ गया। और 6th शेड्यूल की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स हैं, जिनमें एक आपका आ गया असम, एक आ गया मेघालय, एक मिजोरम और एक त्रिपुरा। ठीक है, एटीएम मशीन आप इसको बोल सकते हो, राइट, इजी रहेगा 6 शेड्यूल के लिए। अब 6 शेड्यूल में सीधी बात है, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, सीधी बात है कि जिन एरियाज में ट्राइब्स रहती हैं उन एरियाज को ट्राइब्स के लिए एक्सक्लूसिवली रखा जाए। ऐसा नहीं कि नॉन ट्राइबल लोग या फिर नॉन ट्राइबल एरिया में वो कन्वर्ट हो जाएं, तो उससे क्या होगा कि एक तो उनकी कल्चर पे असर पड़ेगा और एक उनके आसपास के एनवायरनमेंट पर भी एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो क्यों ना लोकल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल लोगों को ज़्यादा अधिकार दिया जाए। इससे क्या होगा कि वहाँ के लोकल्स जो हैं वो अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए अपने एरिया की प्रोटेक्शन प्रॉपर कर पाएंगे। और इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 244 क्लॉज 2 के तहत 6 शेड्यूल का प्रोविजन डाला हुआ है। इसका मतलब लोकल्स के हाथ में अपने खुद के रिसोर्सेज यूज करने का प्रोविजन है कि नहीं। अब यही बात लद्दाख के लोगों के द्वारा कही जा रही है कि जी हमें भी इसी तरीके से आप 6 शेड्यूल में अगर डाल दोगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि डेवलपमेंट के नाम पर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला करके हमारे यहाँ पर करोगे नहीं, और इससे फिर क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में हम हमारे आसपास की इकोलॉजी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जिस तरीके की त्रासदियाँ आती हैं, जिस तरीके की डिजास्टर्स आती हैं, बोला हम बर्बाद हो जाएंगे उसके चलते। और इसको लीड कौन कर रहे हैं? सोनम वांगचुक। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। अच्छा, इन एरियाज में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो स्टैब्लिश कर दी जाती है, जिनका काम क्या है अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए लोकल लोगों के साथ में कंसल्ट करके और फिर बाद में उसके ऊपर कोई काम करवाना हो तो वो हो। कहने का मतलब लोकल्स का पार्टिसिपेशन प्राइम रखा गया। अब सीधी बात है, मेरे गांव के बारे में अगर कोई कानून बनाया जाए और मेरा ही पार्टिसिपेशन वहां पर नहीं होगा तो फिर क्या कानून है? फिर तो मेरे को नुकसान हो या फायदा हो, बाकियों को बनाने जो लॉ या फिर आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने वाले लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना। अब बात आ जाती है फुल स्टेटहुड की। तो देखो ये आर्टिकल 3 के तहत होता है। आर्टिकल 3 के तहत हमारी पार्लियामेंट को ये पूरी अथॉरिटी दी हुई है कि वो जो है वो किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को, अगर मान लो नया कोई स्टेट बनाना है या 2 स्टेट्स हैं उनकी बॉर्डर्स को एडजस्ट करना है, ऑल्टर करना है, या फिर एक को तोड़ करके 2 में बनाना है, या फिर स्टेट को ख़त्म करके यूटी बनानी है, जैसे आर्टिकल 370 को हटा करके जो काम किया था वो आर्टिकल 3 के तहत ही पावर तो मिली है ना पार्लियामेंट को। अब इसके बेसिस पर क्या क्या हो सकता है? नए स्टेट बन सकते हैं, सीधी बात है।
एक स्टेट का एरिया छोटा करके दूसरे को बड़ा किया जा सकता है, स्टेट बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है और स्टेट का नाम तक भी चेंज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। बट यस, ये ठीक है कि ये सारा काम कब होगा, जब प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल होगी। दैट मीन्स ये काम पार्लियामेंट तब करेगी जब प्रेसिडेंट, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उसके द्वारा एड एंड एडवाइस दी जाएगी, फिर उसके बाद में पार्लियामेंट में वो प्रपोजल डाला जाएगा, जिसको बिल के तौर पे डाला जाएगा, फिर उसमें वोटिंग होगी और वोटिंग के दरमियान ही जब प्रेसिडेंट इस तरीके की प्रायर अप्रूवल दे रहे हैं ना कि हाँ जी इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आप चेंजेस ला सकते हो, इस पर्टिकुलर स्टेट की बाउंड्री ऐसे चेंज कर सकते हो, तो स्टेट की लेजिस्लेचर को भी देखो प्रेसिडेंट जो है वो अपनी तरफ से एक, कहते हैं ना कि अपनी तरफ से एक प्रपोजल देंगे कि भाई आप भी अपनी तरफ से कोई ओपिनियन देना चाहते होगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही के स्टेट की बाउंड्रीज को हम चेंज करने की बात कर रहे हैं। पर एक चीज ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेचर का जो ओपिनियन आएगा वो ओपिनियन प्रेसिडेंट माने या ना माने ये उनकी खुद की डिस्क्रिशन का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी हुई एड एंड एडवाइस के बेसिस पे प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे। अब वो स्टेट के द्वारा क्या सोचा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वो कंसिडर करना है कि नहीं करना। कहने का मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर का जो अभी चेंज किया गया, ठीक है, तो वहां पर आप क्या नोटिस करोगे कि वहां की लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना, या अप्रूवल तो क्या मतलब उनसे कंसल्ट करना, यहां पर आर्टिकल 3 के तहत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि प्रेसिडेंट कम से कम उनसे बात करेंगे। बट यस, कि वहां की लेजिस्लेचर कुछ बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेसिडेंट अप्रूवल, अब मतलब प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर कंसल्टेशन को कंसिडर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये प्रेसिडेंट की चॉइस रहती है। तो कहने का मतलब केवल एक फॉर्मेलिटी मात्र है ये बात कि हाँ भाई जो कंसर्न स्टेट है वहाँ की लेजिस्लेचर से आपको कोई बातचीत करनी पड़ी होगी। खैर जम्मू कश्मीर में तो आपको पता है गवर्नर, उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा था गवर्नर के थ्रू, तो उसमें तो फिर वो भी मतलब नहीं बना, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अल्टीमेटली खुद ही खुद को एडवाइस दे रहे थे, राइट। तो ये भी तो मुद्दा उठा था। अगर आपने थोड़ा बहुत फाइनल वो जो पूरा अच्छे से डिबेट हुआ था वो अगर थोड़ा बहुत सुना हो तो जम्मू कश्मीर में, कि वहाँ पर तो लेजिस्लेचर तो थी नहीं, है ना, तो वहाँ पर तो गवर्नर ने डिसीजन लिया, गवर्नर एक्चुअल में प्रेसिडेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो ये चीज़ें कई बार उलझ भी जाती हैं। बट यस, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने खैर उसको अपहेल्ड कर दिया। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आप लद्दाख को स्टेटहुड दिलाना चाहते हो, तो लद्दाख में फिर किससे कंसल्टेशन होगा। देखो लद्दाख में ना तो कोई लेजिस्लेचर है, उल्टा लद्दाख तो एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट ही है ना, वो प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल के आधार पर आगे बढ़ करके और एक्ट बना सकती है और लद्दाख को एक प्रॉपर स्टेट का एक स्टेटहुड दिया जा सकता है। बट यस, डिपेंड करता है सारा खेल किस पे, प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि कब आएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के आधार पर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये स्टेटहुड का जो प्रोसेस है आर्टिकल 3 के आधार पर हो सकता है। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। ओके, बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया और वो जजमेंट कुछ ऐसा है कि जो फॉरेनर्स है ना, उनके पास में ये अधिकार नहीं है कि वो इंडिया में कहीं पर भी जाकर के रहने लग जाएं। राइट टू रिजाइड का जो अधिकार है, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के आधार पर इंडियन सिटीजन्स को मिला हुआ है, वो फॉरेनर्स को नहीं मिला हुआ। अब सवाल ये आता है कि मुद्दा क्या है, तो मुद्दा एक छोटी सी स्टोरी के तहत मैं बताऊंगा आपको। एक इंडिविजुअल, नाम है अजमल चकमा, ठीक है, क्या नाम है, अजमल चकमा। वो इंडिविजुअल बेसिकली बांग्लादेशी नेशनल, ठीक है, बांग्लादेश का सिटीजन, वो बंदा इंडिया में एंटर हो जाता है। अब सीधी बात है, इलीगल मैनर में कोई एंटर होगा तो सीधी बात है पुलिस के पास में अधिकार है कि उसको अरेस्ट किया जा सके, डिटेंट किया जा सके। अब डिटेंशन जब हो गई तो डिटेंशन के बाद में आपको ध्यान है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 में डिफरेंट रिट्स की बात की हुई है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की हम बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनके प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 32 का यूज़ किया जा सकता है, जिसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आत्मा कही थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। तो ये आर्टिकल 32 है ना, उसमें एक रिट है दैट इज हबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी को अरेस्ट करती है, तो उसको विद इन 24 आवर्स आसपास में कोई भी मजिस्ट्रेट हो उनके पास में पेश करना होगा, और मजिस्ट्रेट फिर डिसाइड करेंगे कि उस बंदे को अरेस्ट करना सही है या गलत। सही है तो अरेस्ट कंटिन्यू रहेगा और गलत है तो फिर उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो ऐसे में जब मुद्दा आया हबीस कॉर्पस का आर्टिकल 32 के आधार पर कि भाई बात ऐसी है कि अजमल चकमा को डिटेन किया हुआ है और ये बोला इल्लीगल है, तब ये सुनवाई जब हो रही थी ना,
तब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से ही बोल दिया कि देखो बात ऐसी है कि सबसे पहला तो आपको ये ध्यान है कि अजमल ये जो चकमा है ये बेसिकली कौन है, ये बांग्लादेशी नेशनल है। अब सवाल ये है कि ये इंडिविजुअल इलीगली अगर इंडिया में घूमता हुआ मिलता है तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ में फिर कार्रवाई की जा सकती है, पहली बात। दूसरा, आप कहते हो कि इस इंडिविजुअल के पास में डॉक्यूमेंट्स हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स अगर हैं और पूरी जो सुनवाई की गई तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया कि भाई बात ऐसी है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि ये बंदा एक्चुअल में यहीं का है, डॉक्यूमेंट्स तो बहुत इलीगल मैनर में भी कोई बनवा लेता है। तो कहीं ना कहीं अजमल चकमा को एक तो डिपोर्ट करती है अगर सरकार, तो डिपोर्टेशन का अधिकार सरकार के पास में है। दूसरा, अगर अजमल चकमा को छोड़ा जाए इसका मतलब अजमल चकमा के पास में इंडिया में रहने का अधिकार आ गया, तो बोलो वो फॉरेनर्स के लिए कैसे अवेलेबल है। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 जो कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, आर्टिकल 16 जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है गवर्नमेंट जॉब्स में, पब्लिक जॉब्स में, और एक आपका आर्टिकल 19 जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जिसके डिफरेंट क्लॉज हैं, और उन्हीं में से एक है राइट टू रिजाइड का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में, और एक आपका आर्टिकल 29 और एक है 30। ये टोटल आपके पास में 5 आर्टिकल्स हैं जो बोला एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स के लिए ही हैं। तो बोला आप राइट टू रिजाइड की बात कैसे कर सकते हो, यहाँ पर रहने की बात कैसे कर सकते हो। आपके खिलाफ में इलीगल जो भी मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ के चलते जो भी कार्रवाई हो रही है तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपको यहाँ पर राइट टू रिजाइड नहीं मिलता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल जो था ये न्यूज़ में था। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 की बात करें और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की बात करें। आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है, ओके। तो इसके सब क्लॉज है आपके पास में ए से लेकर के जी। ए क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बात को अपनी तरफ से एक्सप्रेस कर सकते हो। और मोर और लेस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी, ये जो आर्टिकल 19 है ना, ये स्टेट के खिलाफ में है या फिर कोई नेगेटिव राइट है। नेगेटिव का मतलब कि आप सरकार के ऊपर सवाल उठाते हो। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मानो कि आपको सरकार की कोई पॉलिसी ठीक नहीं लगी तो आप उसके खिलाफ में बोल सकते हो, बट यस उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप हर कुछ नहीं बोल सकते। वो क्या नहीं बोल सकते वो हम आगे देखेंगे, पहला राइट। दूसरा, आप इकट्ठा होकर के बिना कोई आर्म्स के भी अपनी तरफ से कहते ना पीसफुल गैदरिंग करके जो आप प्रोटेस्ट रजिस्टर कराते हो, जैसे रैलियाँ निकलती हैं कहीं, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। अपनी यूनियन कोई एसोसिएशन कोई ग्रुपिंग बनानी हो वो कर सकते हो। इंडिया के टेरिटरी जो है वहाँ पर आप इजीली मूव कर सकते हो, और कहीं पर भी अपना घर बनाना चाहते हो, रहना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो आराम से, वो भी आप कर सकते हो। और जी वाला कहता है कि हाँ भाई आप अपना कोई भी बिजनेस ट्रेड वो भी करना चाहते हो, कर सकते हो। अब सवाल है एफ वाला क्या था जिसको ओमिट कर दिया, हटा दिया। ये देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जनता पार्टी सरकार के द्वारा, जिस टाइम पर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था आर्टिकल 31 ओनली, ओके। आर्टिकल 31 को हटाया गया जो राइट टू प्रॉपर्टी था, और उसी से संबंधित प्रोविजन आर्टिकल 19 में भी था। तो ऐसे में इसको लेकर के बहुत सारे केसेस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के। इस वजह से फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई बात ऐसी है, राइट टू प्रॉपर्टी को हम हटाएंगे और इसको फिर बाद में लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 300A करके एक लीगल राइट के तौर पे ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको फंडामेंटल राइट नहीं बनाया। लीगल राइट का मतलब आप अपने अधिकारों के लिए लॉजिकली बेसिस पर लड़ सकते हो, बट ये नहीं कह सकते कि ये मेरा तो फंडामेंटल राइट है, कोई छीन ही नहीं सकता। अब प्रॉपर्टी की बात है, गवर्नमेंट को ही लफड़ा हो जाएगा। नहीं तो मान लो कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है, कोई रोड बनानी है और आपकी ज़मीन बीच में आ गई, तो अगर राइट टू प्रॉपर्टी आपकी ज़मीन फंडामेंटल राइट के आधार पर मिली हुई है ना, तो आप उस रोड को बिल्कुल बनने ही नहीं दोगे। तो ऐसे में फिर ये हर्डल्स बहुत ज़्यादा आ रही थी। और इसी सीक्वेंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट आता है 1973 में, केशवानंद भारती केस, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी आता है। उसमें आर्टिकल 31 को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं बताया गया था, तो इस वजह से आर्टिकल 31 को 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर हटा दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये एफ वाला है वो भी उसी टाइम पर हटा था। तो ये तो देखो प्रोविजंस हैं कि भाई आर्टिकल 19 के तहत किसके पास में कितने अधिकार हैं, बट वहीं पर साथ ही साथ हमारे पास में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का भी प्रोविजन है। कारण कि आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए कहीं ऐसा काम ना कर दो जिसके चलते इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो जाए, है ना। खतरा हो जाएगा तो फिर बाद में आपको कैसे अलाउ किया जाएगा, फिर तो पुलिस आएगी,
है ना? जिस फॉरेन स्टेट के साथ में हमारे फ्रेंडली रिलेशन है उसके खिलाफ में आप स्टेटमेंट दे रहे हो, तो फिर कैसी दोस्ती फिर इंडिया की उस देश के साथ में? पब्लिक ऑर्डर को आप बिगाड़ रहे हो, इस तरीके के काम कर रहे हो जिसके चलते परेशानी हो रही है लोगों को, तो वो चीज़ नहीं है। आप इस तरीके के एक्शन ले रहे हो जो कि पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ में है, दैट मीन्स आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं पूरे आसपास के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, राइट? इसके अलावा कोर्ट का कंटेम्प्ट हो कि आप मानहानि कर रहे हो किसी कोर्ट की, मतलब किसी पर्टिकुलर जज को टारगेट करके आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया, या फिर गवर्नमेंट कोई भी कोर्ट के द्वारा दिया हुआ डिसीजन उसको प्रॉपर्ली आप फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना? डिफेमेशन, किसी की मानहानि करने की कोशिश कर रहे हो जिसके चलते एक पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल को परेशानी हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के तहत ही क्लॉज 2 है, जिसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के तौर पे देखा जाता है कि भाई आप अपने अधिकारों को यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विद इन द लिमिट्स ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स, विद इन द लिमिट्स ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शंस। अदरवाइज फिर बाद में वही चीज़ है कि मेरे मन में आएगा मैं तो वो करूँगा। ओ भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपकी मन में आ रही है कि हाँ जी मैं तो 180 या 280 की स्पीड से कार चलाऊं, बट देखा जाए तो ट्रैफिक में आप कैसे 280 की स्पीड से चलाओगे? आपको लिमिट्स में तो चलाना पड़ेगा, अदरवाइज कॉलिजन होगा, एक्सीडेंट होने लग जाएगा। तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाती हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप कह सकते हो 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था, कब? 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो गया था, राइट? इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे भी अब मनाते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है जी, तो ये था आपका आर्टिकल 19 के बारे में। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 112 एंड 110। देखो, बात ऐसी है कि अभी रिसेंटली 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट 2024-25 है वो प्रेजेंट किया जाता है, जिसका टाइटल दिखा विकसित भारत बाई 2047 कि 2047 तक हम भारत को विकसित बना देंगे। अब देखो, बात ऐसी है कि आर्टिकल 112 जो है ना, वो गवर्नमेंट को या फिर प्रेसिडेंट को, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है, या फिर कहो कि गाइड करता है कि जी आप जो है वो पूरे साल का जो खर्चे का लेखा जोखा है, कमाई का लेखा जोखा है, कमाई मतलब आपके पास में जो रिसिप्ट्स आ रही हैं वो, और जो खर्चा हो रहा है, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो, उसका लेखा जोखा आप प्रॉपर्ली मेंटेन करोगे और पार्लियामेंट के सामने पेश करोगे। फिर पार्लियामेंट उसमें ये देखेगी कि हाँ भाई कहाँ से पैसा आया, कहाँ जा रहा है, सब ठीक तो चल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें, डेमोक्रेसी में लोगों को डिसीजन लेने का अधिकार होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सोवरेनिटी अल्टीमेटली किसकी है? देखो, सुप्रीम पावर अल्टीमेटली है किसके पास में भाई? हमारे देश में, हमारे लोगों के पास में। अब लोग तो देखो 140 करोड़ के लगभग हैं, वो क्या डिसीजन ले पाएंगे? नहीं, वो तो भीड़ वाला मामला हो गया। तो हमारे यहाँ पर हमने क्या सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है जी? डेमोक्रेसी तो है, बट हमारी इलेक्टेड डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहां पर हम हमारे बिहाफ पर वोट दे करके हमारे लीडर्स को पार्लियामेंट में भेजते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो फिर हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। तो अब आप बताओ कि आपके बिहाफ पर जो डिसीजन लेना चाहिए पैसे की लेन देन से रिलेटेड, वो अगर लेनी है तो फिर पार्लियामेंट में इससे रिलेटेड मुद्दे उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए? इसीलिए आर्टिकल 112 इस चीज़ को एनविसाज करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जी बजट जो है ना वो लाया जाएगा फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, अब आप देखते हो कि आर्टिकल 110 की भी यहाँ पर बात कर रखी है, तो हम आर्टिकल 110 को भी समझेंगे, जो कि मनी बिल की डेफिनेशन देता है। समझेंगे इसके बारे में भी कि मनी बिल की डेफिनेशन हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरिम बजट और फुल टाइम बजट में डिफरेंस क्या है, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। ये कई चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर बजट के इस पर्टिकुलर, आप कह सकते हो कंसर्न एस्पेक्ट में अगर देखें तो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहली चीज़, 2024 में आपको पता है इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जिस साल भी इलेक्शन होने वाले हों और गवर्नमेंट उस साल बजट लेकर के आती है ना, तो कोई जरूरी थोड़ा ना है जो सरकार है वही दोबारा से इलेक्ट होकर के वही पार्टी सरकार बना देगी, गारंटी नहीं है ना। इसलिए केवल एक ट्रांजिशन के लिए आपको, जब तक नई सरकार बन के ना आ जाए तब तक के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स आपने दे रखे हैं। कई स्कीम्स हो सकती हैं कि आपने इंटरिम बजट के तौर पे भी के टाइम पे भी ला दी हो, बट आपको काम चलाने के लिए बजट तो लाना ही पड़ेगा ना। जब आप इस तरीके की अनसर्टेन सिचुएशन में, जैसे इलेक्शन हो रहे हैं तो अनसर्टेनिटी है भाई, बीजेपी आएगी कि नहीं, इस टाइम पर आप जो बजट लाओगे वो इंटरिम बजट कहलाता है। ये कोई पूरे साल का बजट नहीं होता है,
ये मोर और लेस कुछ महीनों के लिए होता है, जब तक कि नई सरकार इलेक्ट होकर के अपना प्रॉपर बजट लेकर के जून जुलाई के टाइम पे ना लेकर के आ जाए। देखो, जो भी सरकार बनेगी ना वो लेकर के आएगी प्रॉपर बजट तो जून जुलाई के टाइम पे। अभी जो बजट है दैट इज इंटरिम। इंटरिम का मतलब हो गया कि एक बार काम चल जाए देश का। देश थोड़ा ना रुकेगा, चुनाव तो होते रहते हैं, देश चलना चाहिए। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि कैसे भी करके अपने कुछ प्रपोजल लेकर के आती है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है, वोटिंग होकर के फिर बाद में अप्रूवल मिल जाता है, तो वो पैसे मिलते रहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से और काम चलता रहता है। अब देखो, इन चीज़ों को बड़ा इतना आसानी से हम समझ नहीं सकते, तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद में बाकी जो पोर्शन है उसको कवर करते हैं। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 है, ये पार्ट 5 की बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान रख लेना ना, पार्ट 5 की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुट करवाएंगे। कहाँ पर? अब देखो, प्रेसिडेंट खुद तो नहीं आएंगे, बट प्रेसिडेंट के साथ में प्रेसिडेंट किसके बिहाफ पर काम कर रहे हैं या फिर किसकी एड एंड एडवाइस के बेसिस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो उसी में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट के बिहाफ पर रिस्पॉन्सिबल है कि हाँ जी वो काम करेंगी। तो पॉइंट यहाँ पर आता है कि आपके पास कितनी कमाई आ रही है, कितना खर्चा हो रहा है और आने वाले साल में आप किस तरीके से अपना बजट चलाने वाले हो, उससे रिलेटेड जो आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पूरा डिटेल तैयार करोगे और लोकसभा और राज्यसभा में इसको प्रेजेंट किया जाएगा, जिसको हम आम भाषा में बजट बोल देते हैं। ध्यान रखना, बजट नाम जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 112 तो बजट की बात कर देते हैं, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। आर्टिकल 113 ये कहता है कि जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट आपको है, ठीक है, जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट आपको है वो आप तभी पूरी कर सकते हो जब प्रेसिडेंट उसके लिए रिकमेंडेशन दे दें। इसका मतलब ये हो गया कि पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के आधार पर प्रेसिडेंट अप्रूवल देंगे, उसके बाद में जिस भी पैसे की आपकी रिक्वायरमेंट है खर्चे के लिए, है ना, वो आप तभी निकाल सकते हो। आर्टिकल 114 क्या कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर एक फंड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है आर्टिकल 266 फर्स्ट के आधार पर, 266(1), आर्टिकल 266(1), जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसमें से अगर कोई भी पैसा निकलवाना है तो भाई सीधी बात है, पहले पार्लियामेंट से पूछा जाएगा। अब यहां पर दो तरीके के पैसे जो है ना वो यूज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। वो क्या होते हैं वो समझो। एक तो वो है जो कि चार्ज्ड ऑन है या चार्ज्ड अपॉन है, और एक है मेड आउट। इसका मतलब ये हो गया वो खर्चे जिनको पहले से डिसाइड कर रखा है कि वो खर्चे तो केवल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ही उठाने हैं, पहले से ये बात क्लियर हो रखी है। जैसे कि आप किसी को कोई सैलरी देना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जजेस, उनको अगर जो सैलरी देते हो सीधी बात है वो कहाँ से निकलेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब उसके ऊपर क्या बार बार आप वोटिंग करवाते रहोगे क्या? वो आपका हो गया चार्ज्ड अपॉन या फिर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो उसके लिए तो देखो वोटिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। उसके लिए तो जब कोई चेंज किया जाए ना कि हाँ जी जजेस की सैलरी को बढ़ाना है, प्रेसिडेंट की सैलरी को बढ़ाना है, तो फिर वोटिंग भले ही हो जाएगी पार्लियामेंट की। बट अदरवाइज मोर और लेस चार्ज अपॉन जो भी खर्चे होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, उन पे वोटिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई स्कीम के लिए या फिर कोई भी प्रपोजल लेकर के आए हो जिसके तहत अब आपको पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो भाई सीधी बात है पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो कल अल्टीमेटली चार्ज मेड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उस पर वोटिंग होती है। चार्ज अपॉन वाले पे, सॉरी मेड आउट वाला जो है उसके लिए आपको वोटिंग की जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी ये फिक्स कर रखा है कि हाँ जी ये तो पैसा निकलेगा ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उस पर बार बार वोटिंग नहीं होगी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में प्रोविजन कहां पर दिया हुआ है? आर्टिकल 266 में क्लॉज 1 है ना, वहां पर, जिसमें यह लिखा है कि भाई अगर सरकार को पैसा निकालना है तो पहले पार्लियामेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी होगी। ध्यान रखना, पार्लियामेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी होगी। तो यही तो बात हमने यहां पर की थी ना, पार्लियामेंट की पहले अप्रूवल लो भाई। इसी के साथ में, ये तो क्लॉज 1 है, इसी के साथ में एक और फंड है, एक और अकाउंट है, दैट इज पब्लिक अकाउंट। अब पब्लिक अकाउंट में क्या होता है
कि सरकार है ना वो खुद बैंक की तरह काम करती है। जैसे आप पीएफ में पैसा डालते हो, आप पोस्टल इंश्योरेंस में पैसा डालते हो, एलआईसी में पैसा डालते हो, तो ये सारा पैसा एक्चुअल में जा किसके पास रहा है? गवर्नमेंट के पास में। अब गवर्नमेंट जो है वो उस पैसे को यूज भी करती है अपने हिसाब से, बट उस पैसे को रिटर्न भी करना पड़ता है जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया है, वो जब पैसा निकालना चाहे तो विद ब्याज, विद इंटरेस्ट। तो वह वहां पर पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बस गवर्नमेंट एक बैंक की तरह काम कर रही है और गवर्नमेंट को फिर टाइम टू टाइम लोगों को रिटर्न भी करना होता है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, बड़े देश को चलाने के लिए बड़ी बड़ी रोड, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, तो भाई पैसा तो चाहिए। उधार कहाँ से लेंगे? तो बोला घर की घर में व्यवस्था करते हैं। देखो, तो ये पब्लिक अकाउंट हो गया, इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखें। देन कम्स द कंटिजेंसी फंड, जो कि आर्टिकल 267 के तहत बोला हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो कंटिजेंसी फंड स्टैब्लिश कर सकते हैं। और इसमें अभी की बात, कंटिजेंसी मतलब अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियां जो कि हमने सोची नहीं है पर अचानक से त्रासदी टाइप आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, फ्लड्स, बाढ़, आई मीन अर्थक्वेक, कुछ भी आ गया, तो अब आपको पैसा चाहिए ना। तो उसमें क्या होता है कि 500 करोड़ तक का फंड जो है वो प्रेसिडेंट के अंडर रहता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होते हैं वो मोरलेस वही ऑब्जर्व करते हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, और जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पैसा निकालो, यूज करो, और फिर उसके बाद में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। इसका मतलब यहां पर अप्रूवल की जरूरत तो है, बट यस खर्चा होने के बाद में, राइट। तो इसका मतलब आपको ये चीज समझ लेनी है कि आर्टिकल 266 क्लॉज 1 के तहत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहां पर आपको पार्लियामेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आई बात समझ में? आर्टिकल 267 के तहत जो कंटिजेंसी फंड है उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल नहीं लेना, क्योंकि इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी में पैसा पहले यूज करोगे या पार्लियामेंट की पहले मीटिंग कराओगे? ओ भाई पैसे की पहले जरूरत है, पैसा यूज कर लिया, अब बाद में अप्रूवल ले लो पार्लियामेंट का। और आर्टिकल 266 क्लॉज 2 की बात कर लो, वहां पर आपका पब्लिक अकाउंट है, वहां पर देखो गवर्नमेंट बैंकर की तरह काम कर रही है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से बिना कोई पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन की इजीली काम करती रहेगी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं कुछ और चीजों के बारे में। अब देखो बात ऐसी है कि जब कभी भी पार्लियामेंट में कभी बिल इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो वो बिल्स का एक तरीके से ये देखना होता है कि माजरा पैसों से रिलेटेड है या फिर वहां पर कुछ लीगल इश्यूज भी उलझे हुए हैं। अगर मामला पैसों से रिलेटेड है, पैसों का मतलब हो गया, यहां पर मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि आप टैक्सेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, ठीक है, यहां पर आप कुछ टैक्स रेट्स को चेंज करने की बात कर रहे हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की कोई बात कर रहे हो, तो मोर और लेस वहां पर जो पैसा फंड्स का आ गया तो उसको फिर बाद में आप मनी बिल की कैटेगरी में डाल दोगे, जो कि आर्टिकल 110 के तहत डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब वो मनी बिल क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो मनी बिल 110 आर्टिकल के अंदर है, क्या होता है वो प्रोविजंस जो कि आर्टिकल 110 के तहत जो सब क्लॉज दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 ये प्रोविजंस हैं, इनके अंडर में जिनको भी डाला गया है सिर्फ वो ही मनी बिल कहलाएंगे। ध्यान रखना, ओनली बोला है, ओनली का मतलब ये 6 जो डेफिनेशन दी हुई है, जैसे कि आप कोई टैक्स लगा रहे हो, खत्म कर रहे हो, उसकी रेट बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, है ना, अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई गारंटी दी जा रही है ना, गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट अबाउट बोरोइंग, उधार लेने से रिलेटेड, वो हो गया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना या डालना, वो करना है, तो वो भी मनी बिल की डेफिनेशन में आ गया। जब बजट की हम बात करते हैं तो बजट में 5वीं स्टेज जो होती है वो कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड ही फाइनल होता है एक्सक्लूसिवली, उसको अप्रोप्रिएट बिल बोलते हैं। जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसा निकालने या डालने की बात करते हो, अगेन किस में चला जाएगा? अप्रोप्रिएशन बिल के तहत पे ये मनी बिल। इसके अलावा आप कोई भी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड की बात करो, जैसे मैंने बताया आपको चार्ज ऑन का मतलब वो सैलरी वैलरी वाला मामला जिसके ऊपर बार बार वोटिंग नहीं होती, वो भी मनी बिल के तहत आता है अगर उसमें कोई चेंज वेज करने की बात आए तो। और अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में भी कोई अगर चेंजेस या ऑडिटिंग से रिलेटेड कोई काम करना हो तो वो भी कहीं ना कहीं मनी बिल के तहत आ जाते हैं। ध्यान रखें कि 110 के तहत जो भी ये डेफिनेशंस दी हुई हैं सिर्फ इन्हीं को मनी बिल बोला जाता है। बाकी अगर पैसों से रिलेटेड मामला है बट इनमें से किसी भी डेफिनेशन को प्रॉपर्ली फुल नहीं कर पा रहा है और लोकसभा के जो स्पीकर हैं, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं वर्ड्स एकदम प्रॉपर, लोकसभा के स्पीकर को ये लगे कि यार ये मनी बिल की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, तो फिर वो फाइनेंस बिल बोल दिया जाएगा, जो कि आर्टिकल 117 के तहत होता है। तो कुल मिलाकर के मनी बिल की डेफिनेशन आपको 110 के तहत मिलेगी और फाइनेंस बिल के प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 117 के तहत मिलेंगे।
अब आप देखोगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 के तहत जो बजट इंट्रोड्यूस होता है ना, उस बजट में 6 डिफरेंट स्टेजेज होती हैं और उनमें 5वीं स्टेज है अप्रोप्रिएशन बिल, जो कि मोर और लेस मनी बिल होता है, और 6ठी स्टेज है जो कि फाइनल लीगैलिटी, कानूनी कार्रवाई सारी कंप्लीट हो जाती है कि हाँ जी अब तो लोकसभा पार्लियामेंट के द्वारा बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए, बजट में जो भी प्रोविजंस थे, जो भी बातचीत हुई उसको, तो वो आ जाता है आपका फाइनेंस बिल में। फाइनेंस बिल के भी 2 तरीके होते हैं वैसे देखा जाए तो, पार्ट फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो होता है ना वो मोर और लेस मनी बिल की तरह होता है, सेकंड वाला कंप्लीटली मोर और लेस ये फाइनेंस बिल ही होता है, जिसमें अब हमें डिफरेंस समझना है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल को ट्रीट कैसे किया जाता है। देखो इसमें एक सिंपल सी बात है कि जब कभी भी किसी बिल को मनी बिल बोल दिया गया ना, तो वहां पर लोकसभा सुपीरियर होगी, राज्यसभा का वहां पर रोल बहुत कम या नाम मात्र का रह जाता है। सबसे पहली चीज, किसी भी बिल को मनी बिल डिसाइड किया जाएगा तो करेगा कौन? पैरामीटर तो हमें पता आर्टिकल 110 के तहत पर निकलेंगे, बट फाइनल होगा लोकसभा स्पीकर का वर्डिक्ट। वो कहते हैं ना मनी बिल है तो मनी बिल है, वो फिर आप उसके लिए किसी कोर्ट में जाकर के चैलेंज नहीं कर सकते कि ये मनी बिल नहीं है। और अगर उन्होंने बोल दिया कि मनी बिल नहीं है तो फाइनेंस बिल है, तो फिर आप मान के चलो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पावर बराबर हो जाती है, ठीक है ना। अब लोकसभा के पास अगर मनी बिल डिक्लेयर कर दिया ना किसी भी बात को, तो जैसे मैंने अभी बोला कि लोकसभा बजट में जो 5वीं स्टेज है वो क्या है? अप्रोप्रिएशन बिल, वो मनी बिल होता है। तो मनी बिल में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। कैसे? कि मनी बिल हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, पहली बात हुई कि नहीं सुपीरियर। दूसरी चीज, अच्छा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मनी बिल अगर कभी भी लाया जाता है तो उसमें पहले प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल ली जाती है। प्रेसिडेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के आधार पर प्रेसिडेंट अपनी अप्रूवल देंगे, और उसके आधार पर फिर वो मनी बिल अगर है तो लोकसभा स्पीकर बोल देंगे तो वो केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। दूसरी बात, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद वो नो डाउट राज्यसभा में भी जाएगा, बट राज्यसभा के पास में केवल 14 दिन का टाइम होता है कि उन 14 दिन के अंदर विद इन 2 वीक्स जो कुछ भी राज्यसभा को करना है वो कर ले। अगर अपनी तरफ से उस बिल में कोई चेंजेस लाने हैं तो रिकमेंडेशन दे दो, और अगर राज्यसभा ने कुछ भी नहीं किया तो मान के चलो कि 14 दिन में उस बिल को राज्यसभा की तरफ से पारित मान लिया जाता है। अल्टीमेटली अब डिसीजन लोकसभा का होगा। लोकसभा को अच्छा लगे तो राज्यसभा के द्वारा दिए हुए रिकमेंडेशंस को माने, अदरवाइज अपने हिसाब से उसको पारित कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या राज्यसभा के साथ तो दोगलापन हो गया? जी बिल्कुल भी नहीं है। इसको हमें थोड़ा सा और बैकफिट पे जाकर के बैकग्राउंड को समझना होगा। कैसे? लोकसभा में कौन बैठे हैं? ये वो एमपीज हैं जिनको हमने डायरेक्टली इलेक्ट किया है, जिनको हम सीधा वोट करते हैं। इसका मतलब हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव तो लोकसभा में बैठे हैं। राज्यसभा में तो राज्य सरकारों की तरफ से या राज्यों के जो एमएलएज हैं उनके द्वारा इलेक्टेड एमपीज हैं जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आते हैं। अब आप बताओ इफेक्टिव कौन है? लोकसभा। हमारे बिहाफ पर कौन डिसीजन ले रहा है? लोकसभा। इसलिए लोकसभा को ये पावर ज्यादा दी गई है, ठीक है। अब देखो जब कभी भी ये बजट आता है ना, तो बजट से रिलेटेड प्रोविजन, अब की बार तो चलो इंटरिम बजट था, ठीक है, जैसे सरकार बन जाएगी जून जुलाई के आसपास में तो वो अपना फुल ईयर बजट भी लेकर के आ जाएंगे, और जब तक देश तो चलेगा तो देश को चाहिए पैसे। पैसे तो 112 आर्टिकल के तहत इंटरिम बजट ला करके और ये काम चला दिया गया, मतलब पैसे जो है वो मिल जाते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 1 फरवरी को आपका बजट इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब बजट इंट्रोड्यूस होकर के बजट के तो प्रोसेस भी लंबे हैं। यहां पर आप देखो बजट में पहले क्या होगा? बजट में आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो स्पीच देती हैं, फिर उसके बाद में जनरल डिस्कशन होता है कि हाँ भाई कौन सा प्रोविजन कितना है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन सी स्कीम में कितना क्या एलोकेट कर रहे हो। फिर उस मुद्दे को माइन्यूटली डिटेल में जाकर के चेक किया जाता है, जो कि हाउस की बात नहीं है, क्योंकि अब आप देखते हो कि तो 500 आदमी एक साथ बैठे हैं, 250 आदमी एक साथ बैठे हैं, वो अगर मिलकर के बातचीत करेंगे तो कहाँ पर फिर एक माइन्यूट डिटेल्स पे जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हाउस है, हाउस का मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, एक चीज ध्यान रखनी है, बजट जो है ना वो दोनों में एक साथ इंट्रोड्यूस होता है मोर और लेस, है ना, राज्यसभा और लोकसभा में। बट जैसे ही एंट्री होती है वहां पर, तो उसके बाद में जनरल डिस्कशन के बाद में बजट की कॉपी जो है
वो डिपार्टमेंटल या स्टैंडिंग कमिटीज़ को दे दी जाती है। वो स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या करती है, मोरलेस परमानेंट होती हैं वो कमिटीज़, जो कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो भी पैसा बजट के तहत अप्रूव किया गया है उसको स्क्रूटनाइज करेंगी कि एक्चुअल में वो पैसा कितना मिल रहा है, जस्टिफाइड है कि नहीं, और अगर जस्टिफाइड है तो ठीक है, नहीं है तो अपनी एक रिपोर्ट बना करके वो कमिटीज़ अगेन किस में दे देंगी, उसी हाउस में। फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा में दे सकती है और लोकसभा में दे सकती है एज पर देयर रेलेवेंस। तो अब राज्यसभा लोकसभा में वो रिपोर्ट जाएगी, बजट ऑलरेडी था ही, रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए फिर राज्यसभा और लोकसभा वहाँ पर बातचीत अगेन होनी शुरू होगी। बट यस, फिर बाद में पैसे की डिमांड की बात की जाएगी कि हाँ भाई हमें स्कीम्स के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो वो बात कहाँ पर होगी, लोकसभा में। अगेन पैसे की बात आ गई ना, वो डिसाइड कौन कर देंगे, मनी बिल का मामला आ गया, पैसा चाहिए भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो वो मामला फिर लोकसभा में डिस्कस होगा। फिर उसके बाद में अप्रोप्रिएशन बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब अगेन मनी बिल आ गया, अगेन लोकसभा इसमें सुपीरियर है, तो मनी बिल पे जैसे ही ठप्पा लग गया, पैसे का मामला सेट हो गया। अब उस मनी को निकालने के लिए या बजट के और आप कोई लॉ रूल रेगुलेशन कुछ लाना चाह रहे हो तो आपको एडिशनल लेजिस्लेशन ऐड करना पड़ेगा, तब आपको फाइनल फिर फाइनेंस बिल के तौर पे इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा दोनों हाउसेज में। फिर वहाँ पर फाइनेंस बिल की बात करें तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर होती हैं, उनकी बराबर अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि बजट को अगर फेल कर दिया, बजट अगर पास नहीं हुआ ना, तो ये मान के चलना सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि सर इतनी बड़ी बातें कर दी आपने और लास्ट में आके ये झटका दे दिया। देखो बात ऐसी है, बजट में अल्टीमेटली आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए कि सुपीरियर कौन आ रहा है, लोकसभा आ रही है कि नहीं। अब आप बताओ कि अगर बजट आपका पास ही नहीं हो रहा, इसका मतलब लोकसभा में आपके पास मेजोरिटी नहीं है, और लोकसभा में मेजोरिटी नहीं होती तो वो सरकार बनाने लायक है क्या, वो तो माइनॉरिटी में हो गए, उनको तो सरकार छोड़नी चाहिए, बस वो चीज़ आ जाती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक प्रोसेस होता है। आर्टिकल 112 के अलावा भी हमने कई और आर्टिकल्स देख लिए। फिर बात आती है छोटा सा ये वोट ऑन अकाउंट का बात। वोट ऑन अकाउंट की बात हम सिंपल सी इस तरीके से देख सकते हैं कि देखो, जब बिल इंट्रोड्यूस हो गया ना बजट वाला 1 फरवरी को, तो तब से लेकर के आपको अगला फाइनेंशियल स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल से, तो आपको फरवरी और मार्च दोनों महीने खर्च निकालना है कि नहीं। तो खर्चे के लिए जो पैसा चाहिए वो वोट ऑन अकाउंट ही होता है इस पर्टिकुलर टाइम स्पेयर के लिए। उस काम को चलाने के लिए आपको क्या करना होता है कि जितना आपका बजट होता है उसका 1/6, क्योंकि आपको सीधी बात है 12 महीनों का पूरा बजट है, तो 2 महीनों का कितना हो गया, 1/6 होगा कि नहीं, 1/6 हो गया है ना। तो इस तरीके से 1/6 बजट जो है वो अलोकेट कर दिया जाता है वोट ऑन अकाउंट के नाम पे। ध्यान रखें कि बजट में तो आप स्कीम ला सकते हो, स्कीम में पॉलिसी प्रोविजंस को चेंज कर सकते हो, वोट ऑन अकाउंट में कोई प्रोविजन चेंज नहीं होता, ये केवल काम चलाने के लिए होता है, जो गैप आ रहा है टाइम का, बस दैट्स इट। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को आई होप समझ चुके होंगे, ठीक है।